नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं सुबह सुबह। इसके अलावा एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी हो रही है, अहम नतीजे कौन कौन से आए, कल बाजार बंद होने के बाद अहम खबरें कौन कौन सी आई, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां पर है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले एशियाई मार्केट से शुरुआत करते हैं। और इस वक्त देख रहे हैं कि हरे निशान में खुल रहा है एक्सजेएक्स निफ्टी, करीब 36 अंक ऊपर है इस वक्त। लेकिन जो क्यूज मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। हांगकांग के बाजार हरे निशान में दिखाई देंगे, लेकिन कॉस्पी और चीन के बाजार देखेंगे तो वो इस वक्त लाल निशान में। हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर दिख रही है इस वक्त एशियन मार्केट्स में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मिली जुली शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों की। वहीं दूसरी तरफ बाकी ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी क्यूज कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। रुझान जो है अमेरिकी बाजारों का, वहां पर भी कल हमने देखा कि काफी दायरे में कल कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। डाउ जोन्स हल्के लाल निशान में बंद हुआ। S&P 500 में भी सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली। नैस्डैक में निचले स्तरों से सुधार दिखा और हरे निशान में क्लोजिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। और 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि नतीजों का ही इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है अमेरिकी बाजारों में। कल टेस्ला के नतीजे आए। टेस्ला के कमजोर नतीजों के बाद शेयर में 5% की गिरावट हमने देखी। टेस्ला के नेट इनकम में करीब 20% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के नतीजों पर भी नजर थी और नतीजों की बात करें तो अनुमान से कमजोर नंबर्स मॉर्गन स्टैनली की देखने को मिले हैं। इसके अलावा IBM के नतीजे आए और IBM के जब रिजल्ट्स आए उसके बाद हमने देखा कि टेक शेयरों को थोड़ा सपोर्ट मिला। IBM के मार्जिन बढ़े जिसके चलते 2% की तेजी स्टॉक में थी। अब इसके अलावा आज अलास्का एयर और AT&T के भी आंकड़े आएंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो जॉबलेस क्लेम के डेटा आएंगे, घर बिक्री के आंकड़े भी आज आएंगे। इसके अलावा घर खरीदारी को लेकर एक और भी आंकड़ा निकल कर आया। जो मॉर्टगेज एप्लीकेशन थे वहां पर पिछले हफ्ते 10% की गिरावट देखने को मिली। तो ये एक के बाद एक ये जो होम डेटा आ रहे हैं हम देख रहे हैं थोड़ी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त। इसके अलावा कुछ और भी बड़े इवेंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। फेड ऑफिशियल्स के भाषण होंगे जिसमें कि फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर, इसके अलावा बॉस्टिक और क्लीवलैंड के फेड प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आर्थिक मसलों को लेकर, यूएस की आर्थिक स्थिति को लेकर उस पर भाषण देंगे, उस पर अपना बयान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरह के कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। इसके अलावा फेड के बीच बुक भी जारी हुई थी जिसमें कि ये एक तरीके से एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है फेड की तरफ से, जिसमें कि कुछ चीज़ें थी जो कि हाईलाइट हुई है। इसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जो दिक्कतें थी वो हाईलाइट हुई हैं। इनका कहना है कि लेंडिंग वॉल्यूम और लोन डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कंज्यूमर स्पेंडिंग फ्लैटिश ही रही है और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अगर आगे के लिए बात की जाए तो वो अनचेंज्ड ही है। बीते कुछ हफ्तों में उनका कहना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी ज़्यादा कुछ उथल पुथल देखने को नहीं मिला। तो चीज़ें थोड़ी सपाट है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो दिक्कतें चल रही हैं उस पर आने वाले समय में नज़र रहेगी, ये हाईलाइट किया था फेड की बुक में। इसके अलावा यूरोप के मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन दिखा महंगाई के आंकड़ों का, क्योंकि जिस तरीके से ब्याज दरों में बढ़त कर रहे थे सेंट्रल बैंक्स और उम्मीद की जा रही थी कि वहां पर स्लोडाउन दिखेगा, लेकिन यूके में जिस तरह के नंबर आए महंगाई के आंकड़ों के वो सरप्राइजिंग था और अनुमान से काफी ज्यादा बढ़त वहां पर देखने को मिली। 9.8% का अनुमान था हमारा, गिरावट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके सामने 10.4% का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आया। और उसका असर कल हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिला, क्योंकि अब दिख रहा है कि एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी कमेंट आ रहे हैं कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी लंबे समय तक जारी रह सकता है और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल फ्रंट पर ये समस्या नजर आ रही है। यूके के महंगाई के आंकड़ों को देखकर ऐसा ही कुछ लगा। यूके के जब आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड में हल्की तेजी आई, डॉलर ऊपर आए और उसके चलते सोने में हमने वीकनेस देखी, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है इन आंकड़ों को देखने के बाद और फेड के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद कि मई में फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़त देखने को मिलेगी और बहुत जल्द यहाँ पर पॉज नहीं लेते हुए दिखाई देगा फेड। तो इसका इम्पैक्ट नजर आया। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर हल्की वीकनेस आई, 82 के पास आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर भी रेट हाइक्स को लेकर चिंता थी, जिसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी हल्की वीकनेस देखने को मिली। तो यह है ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट इस वक्त। अगर हम देखें तो
रिजल्ट तो का तो इम्पैक्ट हावी है, बट कहीं ना कहीं अब ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो अब जारी रह सकता है। फेड के ऑफिशियल्स के बयान पर भी हमारी नज़र इस वक्त टिकी हुई है और उसकी चिंता ही कहीं ना कहीं बाजारों को सता रही है। तो काफ़ी मिले जुले क्यूज आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से भी। अब एक बार एफआईएस और डीआईएस की डेटा देखेंगे तो यहाँ पर कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा बहुत ही छोटा है। करीब 13 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नेट निकल कर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। इसके अलावा कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो 110 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर में 292 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है। इंडेक्स ऑप्शन में भी 1101 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है। तो नेट अगर देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैटिश ही कारोबार संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी देखने को मिला। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस बाजार में अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड ले, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है। इसको समझने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से किस तरह का मोमेंट आप देख रहे हैं आज बाजार में? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें मार्केट की तो मार्केट में हम रेनबो ट्रेडिंग सेशन ही देखने मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं प्रीवियस हमने सेशन में भी देखा था कि एक रेंज में दायरे में ट्रेड कर रहा था। तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 17,500 एंड रेजिस्टेंस 17,800 17,850। हमें लगता है कि निफ्टी यही रेंज में हमें देखने मिल सकता है ये सेशन में भी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें कंपेयर करें निफ्टी से तो एक स्ट्रेंथ दिखने मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। जहां तक लेवल्स की बात करें 41,900 के सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 42,600 ये है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस। तो हमें लगता है कि ये रेंज में हमें बैंक निफ्टी देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो एक दायरे में कारोबार करेगा और दोनों ही के लिए, निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए गए हैं। तो आज 17,500 होगा निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 17,800 से 850 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इसी जोन में बाजार कारोबार करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड ले। लेकिन ध्यान रखिए बहुत कॉशियस ट्रेड लीजिए, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है और इस बीच नतीजे भी काफ़ी ढेर सारे आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखे देवांग आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा वोल्टास का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए काफी एक रिवर्सल पैटर्न स्टॉक के अंदर देखने मिला है। आफ्टर कंसोलिडेशन स्टॉक में एक हमने ब्रेकआउट देखा है, तो यहाँ वोल्टास खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 832 का, टारगेट है 879। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओवरऑल बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की शॉर्ट टर्म चार्ट पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में देखा गया है। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी एक अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1190 का, टारगेट है 1240। ओके, थैंक यू देवांग समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो महिंद्रा अच्छा लग रहा है, 1240 के टारगेट के लिए आप नजर रख सकते हैं। और वोल्टास इस वक्त हम देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफी ज्यादा हलचल है। देश भर में हीट वेव की बात की जा रही है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, उसके चलते ये तमाम स्टॉक्स लगातार फोकस में बने हुए हैं। वोल्टास पर और भी तेजी के लिए आप नजर रख सकते हैं। 879 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझाएंगे 832 का। तो आगे हम कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स पर और नतीजों पर। और कल बाजार बंद होने के बाद काफी सारे अहम आंकड़े निकल कर आए हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट्स बताइए, कौन कौन से नंबर्स आए और कैसे रहे? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस जो है फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे देखा जाए तो अनुमान से जो है खराब नतीजे देखने मिले हैं टाटा कम्युनिकेशंस के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन्स में भी दबाव आया है। तो ऑफकोर्स जो है आईटी स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी प्रेशर ज़रूर देखने मिल रही है टेलको रिलेटेड। लेकिन दूसरे साइड में मास्टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स देखने मिले हैं। अब देखिए उनके जो बड़े पीयर्स हैं उनके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, लेकिन मास्टेक के रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी लगभग 8% का ग्रोथ हुआ है। और अब याद रखिए आगे जाते हुए जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी आ रही है, इसमें भी जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है आगे जाते हुए। और स्पेशली याद रखिए इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस है यूके सेगमेंट से आता है, तो उसमें जो है अदर सेगमेंट्स में जो है वहाँ पे ग्रोथ का जो है अनुमान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो मास्टेक के जो है अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में ऑफकोर्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के कारण जो है और बहुत सारे इत्यादि अदर एक्सपेंस के कारण बॉटम लाइन नंबर्स
पे थोड़ी सी दबाव ज़रूर आई है। और मार्जिन्स में भी देखें तो लगभग आप कह सकते हैं 108 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है। तो लार्जली आप कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, लेकिन थोड़े से इनलाइन भी कुछ पैरामीटर्स है। तो ओवरऑल मिक्स्ड कहेंगे हम लोग ICICI सिक्योरिटीज़ के लिए। तो ये 3 अहम अर्निंग्स हैं, लेकिन आज अहम ट्रिगर्स भी हैं। एंड ऑफ कोर्स हमने 2 IT स्टॉक्स के अर्निंग्स आपको बताए, लेकिन आज जो है निफ्टी IT की जो है एक दिग्गज कंपनी, तीसरी कंपनी आ रही है HCL टेक। अब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे नतीजे थोड़े वीक साइड ऑफ नंबर्स देखने मिल सकते हैं, और थोड़ी सी सीजनली वीक क्वार्टर है उनके PNP सेगमेंट को लेके, तो उस पर ज़रूर जो है फोकस रखेगा। और इसके अलावा साइंट और ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के भी जो है चौथे तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। TTK हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा। आज जो है बोर्ड कंसिडर करने वाली है वॉलंटरी डीलिस्टिंग की प्रपोजल, आयन एक्सचेंज में जो है मल करने वाली है स्टॉक स्प्लिट, और आखिर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक को भी ज़रूर फोकस में रखेगा, क्योंकि आज जो है कंपनी की बोर्ड मीट होने वाली है जहां पे फंड रेज हो सकती है। और यहां पे जो है एनालिस्ट कम्युनिटी से हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये जो है आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो ओवरनाइट पे जो है न्यूज़ के दम पे फोकस में रहेंगे। एक है टाटा मोटर्स, और यहाँ पे JLR का स्टेटमेंट आया कि लगभग 15 बिलियन जो पाउंड्स है वो अगले 5 साल में जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने EV स्ट्रैटेजी को लेके, एक्सेलरेशन को लेके। और याद रखिए ये ऑल इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ पे जो है टोटल खर्चा होने वाले हैं। और नेक्स्ट जेन मीडियम साइज जो SUV है ऑल इलेक्ट्रिक वो होने वाली है, और जो प्री ऑर्डर है ओपनिंग की ऑल इलेक्ट्रिक रेंज रोवर की, वो जो है 2023 के लेटर हाफ, सेकेंड हाफ में जो है स्टार्ट होने वाली है। और कंपनी जो है JLR वो नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी FY25 तक, ये विजन आया है, और डबल डिजिट EBIT 2026 तक। तो पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है टाटा मोटर्स से। बजाज इलेक्ट्रिकल से एक टाइप से आप कह सकते हैं, हमने ये मेंशन भी किया था खबर गर्म है कि एक सेगमेंट में कल जहाँ पे FIs की जो है बाइंग देखने मिली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्जेस बैंक जो सेंट्रल बैंक है नॉर्वे की, उन्होंने लगभग 1.77% स्टेक लिया है, लगभग 209 करोड़ का। सेलर थे FI स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। अक्षिता कॉटन है तो 1400-1500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, लेकिन यहाँ पे AG डायनामिक फंड्स ने जो है लगभग 1% स्टेक की जो है बिकवाली की है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI को एक नई लाइसेंस आई है जहां से वो फॉरेक्स डीलिंग कर सकते हैं, और कल मार्केट आज में ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी न्यूज़ इसी के ऊपर थी। बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में रहेगा। 7500 करोड़ रुपीस के जो है इक्विटी रेस कंसिडर करने वाले हैं आज के बोर्ड मीट पे। NBCC जो है 208 करोड़ का नया ऑर्डर आया है उनको। अदानी पोर्ट्स इंटरेस्टिंगली अब अपनी डेट बायबैक कंसिडर कर सकती है अप्रैल 22 का बोर्ड मीटिंग में। अब याद रखिए ओवरऑल अदानी ग्रुप का जो आप कह सकते हैं टोटल डेट लेवल्स है वो ऑलमोस्ट 2.27 लाख करोड़ है मार्च के डेटा के हिसाब से। गो फैशन में भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। प्रमोटर जो थे उन्होंने प्लेज रिलीज कर दी है लगभग 12 लाख शेयर्स की, तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी फोकस में रहेगा, और यहाँ पे कंपनी जो है कंसिडर करने वाली है कैपिटल रेजिंग। अब ये रहेगा FY24 का इक्विटी कैपिटल रेजिंग, लगभग 7500 करोड़ का प्लानिंग है, और ये बोर्ड मीट है अप्रैल 24 को होने वाली है। और आखिर जो स्टॉक है जो आपके फोकस में रहेगा वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है बिहार में पाटलिपुत्र के सिटी में। यहाँ पे उनकी ऑलमोस्ट डबल होने वाली है ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कैपेसिटी, ऑलमोस्ट कमीशन हो चुकी है ऑलमोस्ट 4.7 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे डील फ्लोज हो रहे हैं और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री अपडेट्स भी देखने मिल रहे हैं, और अर्निंग सीजन में ऑफकोर्स IT स्पेस भी फोकस में आज रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ टॉप 10 खबरें हमने आपको बताई, इसके माइनस का एनालिसिस और स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी अभी शरद आपको बता रहे थे, तो यहाँ पर नज़र रखिए। और इसके अलावा काफ़ी ढेर सारे नंबर्स भी आ रहे हैं, उस पर भी नज़र रहेगी, स्पेशली IT स्टॉक्स पर। अभी मैस्टेक की हम बात कर रहे थे, मिड कैप स्पेस से इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए, नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनके भी नतीजे एक एक करके आ रहे हैं, तो उसके चलते आज IT स्टॉक फोकस में रहेगा। और आज अहम ट्रिगर में HCL टेक भी अपने नतीजे घोषित करेगा। तो सबसे पहले अनुमान समझ लेते हैं कि HCL टेक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ अनीशा जुड़ चुकी हैं। अनीशा, गुड मॉर्निंग, बताइए HCL टेक के नंबर से क्या अनुमान है? HCL के नतीजों के लिए ऑलरेडी स्ट्रीट बहुत वीक नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो गाइडेंस दिया है फुल ईयर FY23 का, उसके हिसाब से क्वार्टर 4 में डिक्लाइन हो सकता है ऑलमोस्ट
4% का या फिर नंबर फ्लैट रहेगा ऑन अ क्वार्टर बेसिस। तो इसके चलते डॉलर रेवेन्यू के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है और नंबर आएगा 3,220 मिलियन डॉलर के आसपास। रुपी रेवेन्यू 26,530 करोड़ के आसपास रहेगा, बट जो मार्जिन है वो डिक्लाइन होगा 140 बेसिस पॉइंट से, बिकॉज सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आएगा। पीएनपी सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है Q3 में, वो Q4 में स्लो डाउन होता है, उसकी वजह से मार्जिन डिक्लाइन होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी 5% से कम होगा। न्यू डील विंस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 से 10% कम हो सकता है। बट गोइंग फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा FY24 का गाइडेंस के बारे में नंबर जानना मैनेजमेंट से, प्लस उनका कमेंट्री रिगार्डिंग रैम्प डाउन्स, कैंसिलेशंस और ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन, इन सब पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के नतीजों में गाइडेंस सुनना, क्योंकि अभी तक जो नंबर्स आए हैं उसमें गाइडेंस और आगे के कमेंट्स काफ़ी वीक आए हैं कंपनियों की तरफ से। तो HCL टेक में भी ये कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसके पहले कल हमने देखा कि करीब 2% से ज़्यादा की कमजोरी थी HCL टेक में। चलिए, नंबर्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन अब वक्त हो चला है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कंटेनर कॉर्प के साथ। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ये कंपनी की बेनिफिशियरी है रेल कंटेनराइजेशन की। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15.5% का कैगर FY23 से लेकर FY25 तक हेल्दी कैश जनरेशन के साथ। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 670 से 720 कर दिया है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर फोकस में रहेगा। नोवामा ने इनिशिएट की है कवरेज, इनफैक्ट उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है अपोलो टायर्स, एस्कोट्स कुबोटा, मदरसन सुमी वायरिंग, TVS मोटर्स और उनो मिंडा पर। अपोलो टायर्स के लिए टारगेट प्राइस है 375, एस्कोट्स के लिए है 2420, मदरसन सुमी वायरिंग के लिए है ₹59, TVS के लिए 1300 और उनो मिंडा के लिए 585 प्रति शेयर का। टाटा मोटर्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मैक्वायरी, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है और लार्जली काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 511 का। बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 475 प्रति शेयर का और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय दी है 513 के टारगेट प्राइस के साथ। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये ईवी की जो लॉन्च है वो उनके गाइडेंस के इन लाइन है। इनफैक्ट उनका कहना है कि कंपनी नेट कैश बैलेंस शीट टारगेट कर रही है FY25 तक, पहले इनका टारगेट था FY24 का और उनका कहना है कि लॉन्च ऑफ ईवी काफ़ी पॉजिटिव है। डबल डिजिट EBIT एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 तक और इसी के चलते कुछ डी रेटिंग नज़र आ सकती है टाटा मोटर्स में। इसके अलावा स्टील स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर है। CLSA का मानना है कि चाइना में डिमांड पिकअप के चलते और सॉफ्ट कोकिंग कोल प्राइसेस के चलते री रेटिंग नज़र आ सकती है। इनफैक्ट काफ़ी नियर टर्म री रेटिंग कैटलिस्ट नज़र आ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी इंडिया से हाई हो सकते हैं। उसी में JSPL और टाटा स्टील इनके टॉप पिक्स हैं। ITC भी फोकस में रहेगा। CLSA का मानना है कि ग्रोथ विजिबिलिटी सुधरती हुई नज़र आ रही है। FMCG का जो बिजनेस है वो ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों पर डिलीवर कर सकता है और काफ़ी मजबूत लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं कंपनी के पास, जिसके चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य भी बढ़ाया है, 415 से 430 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, RBI ने ग्रांट किया है ऑथराइज फॉरेन डीलर का लाइसेंस, जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। फी इनकम को बूस्ट मिलेगा मीडियम टर्म में और बेनिफिट्स FY25 ऑनवर्ड से दिखने लगेंगे और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 835 प्रति शेयर का। ओके, थैंक यू वामाक्षी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो आज ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, खास करके टाटा मोटर्स पर। देखिए, ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कल की ये बड़े अपडेट के बाद। इलेक्ट्रिक JLR के लिए टाटा मोटर्स ने एक बड़ा मेगा प्लान अनाउंस कर दिया है और FY25 तक नेट कैश पॉजिटिव का भी लक्ष्य है। तो ये कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं और उस पर ब्रोकरेज हाउस की कवरेज भी आई हैं। तो इन अपडेट्स के चलते आज टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा और बाकी ऑटो शेयरों पर भी आप नजर रखिए। अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ अमित सजेजा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मोतीलाल ओसवाल से। अमित, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले सोने चांदी से करते हैं, क्या करें, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल काफी उठा पटक के बाद हमने देखा कि इवेंचुअली निचले स्तरों से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाइंग इमर्ज होते हुए दिखी है।
तो एक मच नीडेड करेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि दोबारा गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस संभल गए हैं और पॉसिबल है कि आज के सत्र में भी हमें एक पुल बैक आता हुआ दिखेगा निचले स्तरों से। मैं समझता हूं कि गोल्ड में अराउंड 60,100 के आसपास बाइंग फिजिबल होगी और अपसाइड में दोबारा एक बार हमें 60,400 से 500 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे। वहीं अगर मैं सिल्वर की भी बात करूं तो 73,500 से 74,000 का एक सपोर्ट जोन है, तो 74,500 के आसपास बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में लगभग 75,800 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर उतार चढ़ाव काफ़ी है, लेकिन अभी भी आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। कच्चे तेल में बात करें तो यहाँ पर भारी गिरावट आई है, काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं और अब ब्याज दरों में बढ़त की जो बातें हैं वो अब तेज़ी से अब बढ़ रही है, तो जिसके चलते हमने वहाँ पर भी दबाव देखा। बट यहाँ पर इस गिरावट में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर और नीचे आ सकता है कच्चा तेल? जी देखिए, सिमिलर टू गोल्ड एंड सिल्वर हमने क्रूड ऑयल में भी कल यही देखा कि पहले एक भारी गिरावट देखने मिली, लेकिन इन्वेंट्री डेटा के बाद कहीं ना कहीं निचले स्तरों से दोबारा बाइंग इमर्ज होते हुए दिखी और एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव क्लोज देने में कामयाब हुई है प्राइजेस। आज लगभग 30 से 40 रुपए नीचे ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 6480 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है। मैं 6450 के आसपास एमसीएक्स पर बाइंग की सलाह देना चाहूंगा और जब तक 6400 के ऊपर ओवरऑल प्राइजेस टिकी रहेंगी तब तक एक पुल बैक रैली या शॉर्ट कवरिंग रैली 6600 के ऊपर तक की दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर भी मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 6450 के करीब और अपसाइड में लगभग 6600 से 6620 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस गिरावट को प्ले आउट करने की कोशिश कीजिए। सोने, चांदी, कच्चे तेल तीनों में ही खरीदारी करने की राय आ रही है निचले स्तरों पर, तो एक ट्रेड ले सकते हैं आप तेजी का। इसके अलावा बेस मेटल्स में मौके कहाँ हैं अमित? जी देखिए, बेस मेटल्स में कॉपर ज्यादा चौपी है, लेकिन चीन के जीडीपी डेटा के बाद हमने एल्यूमिनियम में खास करके एक बार्गेन हंटिंग देखी है। निचले स्तरों से काफी बढ़िया रैली हमने देखी है, 206 के लेवल थे लगभग एक हफ्ते पहले ऑन एन एवरेज और आज लगभग 213 से 214 के स्तर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग 3 से 4% की तेजी हमें एक ही हफ्ते में दिखाई दी है। मुझे लगता है कि ये तेजी और एक्सटेंड होगी। 212 के करीब अगर प्राइजेस मिले तो वहां पर बाइंग का एक अच्छा मौका है और अपसाइड में मेरा मानना है 216 के इनिशियल टारगेट लिए जा सकते हैं और ये रैली 218 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये है व्यू कॉपर पर। चलिए, ये कमोडिटी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग की रणनीति थी वो हमने आपके सामने रखी। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये तमाम रिकमेंडेशन हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। ठीक है, तो ये है कमोडिटी मार्केट में राय और हर स्पेस में खरीदारी करने की राय इस वक्त निकल कर आ रही है। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिख रहे हैं कि करके आपको क्विकली ये भी बता देते हैं। क्वांटिफाई की तरफ से जो सुबह हमने बात की थी एमएनएम ऑफ वोल्टास, वो खरीदारी की राय देख रहे थे। इसके अलावा रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला है बलरामपुर चीनी, खरीदारी करके चलिए 538 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 510 का सुझा रहे हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 60 रुपए के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 54 का। तो शुगर स्टॉक्स पर आप आज भी नजर रख सकते हैं। निर्मल बैंक में ने केशोराम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है, 68 का होगा टारगेट और 61 का स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं और ओरिएंट सीमेंट भी अच्छा लग रहा है, 130 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से बलरामपुर चीनी, यहाँ पर भी आप खरीदारी करिए, 434 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 412 का। और बिल्कुल, तो ये थे टॉप ट्रेडिंग कॉल्स हमने अभी आपको बताया। लेकिन चलिए अब मुंबई स्टूडियो से अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है आज सेटअप? ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं और एशियाई बाजारों की शुरुआत भी काफ़ी मिक्स्ड है। तो ऐसे में वीकली एक्सपायरी के दिन आज भारतीय बाजारों में ट्रेड सेटअप आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है बाजार? ये $1 मिलियन सवाल होता है पूजा, हम लोग को रोज यहाँ पे इससे जूझना पड़ता है, लेकिन स्क्रीन ये कह रहा है
कि बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है। तीसरे दिन हमने कंसोलिडेशन देखा। इनफैक्ट कल तो 200-डे मूविंग एवरेज से भी हम इंटरडे रिबाउंड किए निफ्टी पे। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें, आप कंपोनेंट्स देखें तो मिड कैप में अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। मेटल्स काउंटर काफ़ी रिबाउंड हो रहे हैं। सेलेक्ट आईटी काउंटर्स जहाँ सबसे ज़्यादा कमजोरी थी वो भी रिबाउंड कर रहे हैं। और आज है एक्सपायरी, तो क्या एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग का बाउट बनता है? चांसेस तो हैं, उम्मीद तो है, संकेत ये दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। तो सेकेंड हाफ में अच्छी रिबाउंड के चांसेस हैं। कोई रीज़न खास दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से हम ये कहें कि भाई बहुत बड़ी एफआई सेलिंग आ रही है, वो भी गायब है। इसलिए बाजार का टेक्सचर ठीक है। सेलेक्ट स्टॉक्स और सही सेक्टर्स पर अगर आप दांव बनाएं तो यहाँ से ही पैसा बन सकता है। लेकिन यही सब हम डिस्कस करेंगे आगे शो में। देखते रहिए 18 स्वदेश।